हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आज का जो ये सेशन है, इसे आप ज़रूर देखें, ठीक ना? इसमें से मोस्टली ऐसा क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक ना? इस सेशन को आप लास्ट तक या एंड तक ज़रूर देखेंगे, ठीक ना? जो क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है, वो क्वेश्चन आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें। अभी 2-3 दिन का गैप था, ठीक ना? मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को रिसर्च किया है और इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक ना? ये वही क्वेश्चन है जो झारखंड बोर्ड के द्वारा मोस्ट हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है। मोस्ट क्या है? हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है, ठीक ना? तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सेशन को ज़रूर देखें, ठीक ना? आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है? चलिए आगे हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है? देखिए इधर, अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो देखिए इधर। देखिए क्वेश्चन को पहले लिखे हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको हम अभी समझाएँगे, ठीक ना? पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच जो अभिकारक होते हैं ना, आपको ये पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास देखिए इधर एक इधर यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, ठीक ना? फिर एरो हम लोग देते हैं, तीर का निशान, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से। तो इधर वाला जो होता है ना, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और इधर वाला को क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है? और उसके बाद ये तीर का निशान, ठीक है? ये तीर का निशान, ये दिख रहा है? ये वाला तीर का निशान नहीं, जो बच्चे लोग हैं वो समझ रहे होंगे। देखो इधर, ये तीर का निशान ये डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है? कहाँ? अरे क्वेश्चन में, ये एग्जाम में, दिल पे नहीं, ठीक है? देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए देखो इधर, ये क्या है? मेरा एक अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पे अभिकारक जो है, यहाँ पे जो अभिकारक है, तो देखो अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो Na है, यहाँ पे जो सोडियम है, ये सोडियम किसके साथ? Cl2 के साथ रिएक्शन, मतलब कि इसके साथ जुड़ जाएगा। और Ba जो बेरियम है, वो बेरियम किसके साथ मिल जाएगा? SO4 के साथ में। तो यहाँ पे क्या है? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl ये बना देगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो द्विविस्थापन दो बार चेंज हुआ, एक NaCl के साथ और BaSO4 के साथ, ठीक है? देखो इधर Cl माइनस और SO4 भी क्या था? माइनस। आयनों का यही दोनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, ठीक है? ये दोनों क्या थे? माइनस के, ये माइनस में थे, ठीक है? कुछ समझ में आया आप लोग को? ठीक ना? हमेशा याद रखो कि मेटल और नॉन मेटल मिलने के बाद ही कोई भी एक फॉर्मूला तैयार होता है, मतलब कि माइनस और प्लस, ठीक है? सेम उसी तरह से जिंदगी में भी वही है, माइनस और प्लस मिलने के बाद ही जिंदगी बनता है। आगे ध्यान दो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यहाँ पूछा है कि जिन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अवशोषण, ठीक है? ऊष्मा क्षेपी क्या कहते हैं? कि जिसमें ऊष्मा का निकलना, मतलब ऊष्मा क्या आता है? उसमें से निकलता है, ठीक है? वाष्पीकरण आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी वाटर रिजर्वायर है, जैसे आहरा हो गया, पोखरा हो गया, तो वहां से क्या होता है कि जल वाष्प बन करके क्या चला जाता है? वाष्प बन करके क्या होता है? उड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण के। संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन क्या कहते हैं? कि दो दिल को आपस में जोड़ता है। संयोजन किसे कहते हैं? दो दिल को आपस में जोड़ता है। अरे दिल नहीं जी, देखो इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन प्लस O2, तो ये क्या बनाएगा? CO2, ठीक है? दो अभिकारक को जोड़ने पर एक
एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सही मिलान कीजिए। अब आपको पता होगा कि एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी है क्या? एटीपी है क्या? तो एटीपी आपको पता है कि ये क्या है? ऊर्जा। ये एक ऊर्जा की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, मरकरी क्या है? मरकरी एक द्रव धातु है। मेंडल, मेंडल कौन सा चैप्टर का था जी? अनुवांशिक। मेंडल क्या है? अनुवांशिकी के बारे में बतलाए थे। अम्ल क्या है? तो अम्ल हो जाएगा एसीएल, और विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आपका एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को याद करके रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तन्यता क्या है? तन्यता का तन्यता आप नॉर्मल ऐसा समझे ना कि धातुओं का वह गुण जिससे किसी पदार्थ का तनाव डालने पर, जिसे किसी पदार्थ में तनाव डालने पर, ठीक है, तनाव डालने से, ठीक ना, उसका आकार बदल जाता है। उसका आकार क्या होता है? बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। जिसे यहाँ पे क्या हो गया? सोना है। क्या है यहाँ पे? सोना। ठीक है, जैसे ये हो गया। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमलगम, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बतलाइएगा। ठीक है, आघात वर्धिता किसे कहते हैं? आघात वर्धिता उसे कहते हैं, आघात वर्धिता ऐसा समझो कि कोई एक बदमाश स्टूडेंट है और टीचर उसको पीट पीट करके, ठीक ना, किसी चीज के बारे में बतलाए, तो क्या होगा? लड़का का हाइट नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में तो जरूर अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान ली कि मेरे पास, जैसे मान ली यहाँ पे सोना का कोई टुकड़ा है, सोना का क्या है? कोई टुकड़ा है, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान ली कि ये मेरे पास हथौड़ा है। क्या है? हथौड़ा है। और हथौड़ा से पीट पीट करके इसको क्या करेंगे? पतला, थिन बना देंगे। ठीक है, पतले चादर में बदलना ही क्या कहलाता है? आघातवर्धता। सबसे ज्यादा आघातवर्धता किस में होता है? तो सोना और चांदी में सबसे ज्यादा आघात वर्धिता होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दें। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बस एक चीज हमेशा याद रखोगे कि जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं ना, ये मेडुला के द्वारा किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं, वैसे जैसे रक्तदाब, जैसे लार का आना, ठीक है, पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप एकदम हिट करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जब दो विलयन को मिलाया जाता है, जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो इसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं, या फिर अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण, देखो इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण ही क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जिसे देख लो इधर। ठीक है, क्या है यहाँ पे? बी ए के प्लस में 2 चार्ज है, यहाँ पे SO4 के साथ में क्या है? माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो आगे मिश्र धातु। आगे क्या है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु हम लोग किसे कहेंगे? ठीक ना, इसको बतलाना है। तो जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं जिनका जिसका गुणधर्म उसके अवयवों से अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। जैसे हो गया तुम्हारा कांसा हो गया, ठीक ना, कांसा का बाद पीतल हो गया, जैसे आर्टिफिशियल सोना हो गया, ठीक ना, फिर यहाँ पे मरकरी, सॉरी, करेंसी मेटल हो गया, गन मेटल हो गया, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। मतलब इसमें क्या है? किसी भी एक मेटल या फिर दूसरा मेटल के साथ में ना उसका जैसे कुछ ना कुछ 30-40 का रेशियो होता है। तो देखो इधर, यहाँ पे देखो पीतल का कैसे निर्माण किया जाता है। तो पीतल का निर्माण क्या है? जिंक का 70%, ठीक में देखो यहाँ पे कॉपर का 70% और जिंक का 30% मिला करके पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब देखो इधर आर्टिफिशियल जो गोल्ड या फिर सोना जो बनाया जाता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम 10% और कॉपर कितना होता है? 90%। ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड बनाया जाता है इससे। आगे देखो, ये तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं जी। देखो इधर, विद्युत तार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्युमिनियम।
ठीक है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। आप ये सब कीटोन वगैरह ये कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक ना, ये सब आप लोग देखे होंगे। किसी कार्बन यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जो कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षणों के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षण के गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जैसा मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है OH, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला में लास्ट में क्या लिख दिया, OH लिख दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एल्कोहल ग्रुप का समूह है। ठीक है, तो ये समूह जो है ना, ये हमारा क्या है, ये डिसाइडेड होता है फॉर्मूला में। अगर कहीं जैसे मान ली कीटोन हो गया, ठीक ना, जैसे कीटोन हो गया आपका, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक ना, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये एक इसका अलग पहचान है। ठीक है, आगे देखिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। इस बार लगता है कि क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जिनमें केवल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे हो गया मीथेन हो गया, इथेन हो गया और इथीन हो गया। उसी तरह से हम समझाने के लिए आगे एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल आबंध बनाते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, ये तो एग्जाम्पल अभी जस्ट बताए। हम लोग क्या करते हैं कि आगे हाइड्रोकार्बन को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। देखो इधर, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड, हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एकल आबंध। यहाँ पे क्या हो गया, एकल आबंध या फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का ही निर्माण किया जाता है। इसमें एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ये CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो एल्कीन होता है, दूसरा क्या होता है, एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है कि हमेशा डबल बॉन्ड, किसका निर्माण होता है, डबल बॉन्ड का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, एल्काइन, देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन के मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन के मतलब क्या होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n-2। ठीक है, आपका एग्जांपल ये लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा हाइड्रोकार्बन को हम डिस्क्राइब कर दिए। इसको ना एकदम पूरा माइंड में छाप लो इसको, यहां से तो एक क्वेश्चन या फिर MCQ या फिर कहीं से भी क्वेश्चन है वो टपकेगा ही टपकेगा। सीधे पूछ देगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्केन का रासायनिक सूत्र बताइए, एल्कीन का रासायनिक सूत्र बताइए, या लिख देगा कि C2H4 किसका कौन सा ये रासायनिक सूत्र है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए इधर, लार के पाचन कार्यों में शामिल भोजन को गीला करता है। ठीक है, जैसे मालिक अगर पूछा कि भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे जो मुख है ना, यहीं से क्या होता है कि भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो भोजन को चिकना बनाता है और यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम, जिसे लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, जिसे जिसे प्लाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसे क्या बोलता है, प्लाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। देखो इधर, ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है कि जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इसी प्रकार मुंह का मुंह का पाचन, सॉरी, भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो भोजन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। ठीक है, हमारे पेट में कौन से एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आप लोग बताओगे कि जो हमारा पेट है, जो हमारा क्या है, पेट है, अगर हमारे पेट में अगर ACL को सीधा सीधा छोड़ दिया, आपको पता होगा कि ACL तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है।
अगर ये हमारा पेट में रहेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। अगर पेट में अगर रहेगा इसी तरह से तो क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा ना जी। तो ये बताओ कि एसीएल को हमारे शरीर का कौन सा भाग, ठीक है, उसको संरक्षित करता है। यहाँ पे जो एसीएल है वो हमारे पेट के कौन से भाग में उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। आगे ध्यान दो, लसिका और रक्त, ये पहले भी कराया जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। लसिका और रक्त में दो दो अंतर बताना है। रक्त क्या रंग कैसा होता है, लाल, और लसिका कैसा होता है, रंगहीन, मतलब कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। रक्त में लाल, जिससे यहाँ पे क्या है, आरबीसी पाई जाती है, इसमें क्या होता है, आरबीसी आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। रक्त वाहिनियां में प्रवाहित, रक्त क्या है, रक्त वाहिनियां में प्रवाहित होती है, और लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में प्रवाहित होती है, ठीक है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन रक्त की अपेक्षा क्या होती है, लसिका में कम होती है, ठीक है। आगे देखिए, स्वपरागन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखिए इधर, जब एक ही पुष्प के सॉरी जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे हम लोग स्वपरागन कहते हैं। अब देखो इधर, स्वपरागन आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ठीक है। स्वपरागन और परपरागन, आप इसको ना ऐसे समझो, जैसे मान लिए कि तो ये फूल है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक फूल है, और दोनों आस-पास हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से जैसे मान लें कि ये वाला इसके पास उड़ के चला गया, जैसे मान लें कि यहाँ पे जैसे इसको आपस में सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से मेल वाला भाग, जैसे मान लो कोई मधुमक्खी वगैरह यहाँ से उड़ करके इसमें, या भी हवा चला तो इधर से झुक करके इधर हो गया, और इसका वाला इसके ऊपर चला गया, तो दोनों अगर आस-पास रहे, ठीक ना, तो दोनों के बीच में अगर अगर यहाँ पे दोनों के बीच में जैसे कुछ नया फूल अगर खिला, ठीक ना, तो दोनों के बीच में अगर जो ये निषेचन हुआ ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागन। लेकिन एक होता है कि जैसे कोई फूल है कि थोड़ा दूर दूर है, क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है, जैसे मान लें कि यहाँ एक यहाँ है, ए, कोई फूल क्या है, दूर दूर है, ठीक है, मतलब बहुत दूर। तो अगर दोनों के बीच में होगा ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं ये स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे हम लोग स्वपरागन कहते हैं, ठीक है। इस परागन के लिए यह अनिवार्य है, पौधे द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के जनन अंग बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पौधा है और यहीं पे इसका सेल्फ, यहीं पे अगर निषेचन हो जाए इसका, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ पोलिनेशन पोलिनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, सेल्फ पोलिनेशन। चलिए आगे देखिए, समजात अंग क्या है, ये पहले इस तरह से क्वेश्चन कराया जा चुका है आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, समजात अंग ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये सब आप कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार ये कराना सही नहीं है। देखिए देखिए इधर, किसी लेंस की एक डायोप्टर को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एक डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विभव और विभांतर, ठीक है, और ओम का नियम, ये सब आप क्वेश्चन बनाइए अपने से। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो ये जो अंगूठा है, ठीक ना, ये क्या है, बल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बल को। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, आप
देखिए यहाँ पे बोला है बाएं, ठीक ना, तो बाएं हाथ को आप इस तरह से रख लीजिए और यहाँ पे इस तरह से आप बना लीजिए हाथ को, ठीक ना। और देखिएगा कि जो फोर्स, ये जो अंगूठा है, ठीक ना, ये बल को दिखलाता है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग चुंबकीय क्षेत्र को, ये वाला जो उंगली है, और ये जो आपको उंगली है, ये किसका भाग दिखलाता है? विद्युत धारा को दिखलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जल्दी में है, यहाँ तक हो गया ना? आगे देखिए, फ्यूज तार क्या है, इसे आप बनाइएगा खुद से। और एसी और डीसी में क्या अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि एसी और डीसी में सबसे ज्यादा हार्मफुल, या सबसे ज्यादा ना क्या बोलते हैं उसको, जैसे एसी और डीसी हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन है, एसी या डीसी, ठीक है। डीसी ज्यादा खतरनाक है या फिर एसी? आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। अब ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ये ओजोन परत क्या है, ठीक ना। ये ओजोन परत से क्षरण के कारण बताइए, इसे आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इधर, जिप्सम क्या है, अविरंजक चूर्ण, जिप्सम और विरंजक चूर्ण, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे जिप्सम का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो जी, एक होता है जिप्सम, दूसरा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हम क्या बोले, जिप्सम ना, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे जिप्सम क्या है, तो जिप्सम का अगर सूत्र पूछ दे आपसे, तो बताइएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। और यही है, जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक ना, तो क्या बनता है, ये उससे उसमें चेंज होकर के सेमी हाइड्रेट में चेंज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O, तो हम लोग CaSO4 ½ H2O क्या बोलते हैं, जैसे CaSO4 × ½ H2O को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, सॉरी 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 सॉरी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, ठीक है। विरंजक चूर्ण को भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ये सब आप नोट डाउन करके अच्छे तरीके से आप देखिए इधर, फिगर जो आपका है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो यहाँ पे है ना उत्सर्जन या फिर वृक्क या फिर जो हम लोग किडनी, किडनी वाला, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और ज़्यादा शासन सेशन को हम आगे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। चलो सभी को गुड नाइट।